गुड मॉर्निंग टू ऑल। आपका पुनः स्वागत है। पूर्व के वीडियो में हमने राजनीतिक भूगोल के अंदर कुछ टॉपिक्स थे जिनको हमने लिया। कुछ स्टूडेंट्स के मैसेज आए हैं कि पॉपुलेशन ज्योग्राफी या सेटलमेंट ज्योग्राफी के ऊपर वीडियो शेयर किए जाएं। एक स्टूडेंट का आया है जो ऑनर्स का है, 6 सेमेस्टर की उन्होंने बात की है। जब भी इस तरह के आप मैसेज करें तो हर यूनिवर्सिटीज़ का, हर जगह का जो सिलेबस होता है, जो पेपर्स होते हैं सेमेस्टर के अकॉर्डिंग, वो सब अलग अलग होते हैं। आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए या आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप जब भी मैसेज करें तो मैसेज के अंदर एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर जो टॉपिक है उसका ज़रूर रेफरेंस दें, जिससे कि आप लोगों की जो डिमांड्स हैं, या मैं ये कहूँ कि जो चीज़ें मैं आपको एक वीडियो के माध्यम से शेयर कर सकूं, तो स्पेसिफिक चीज़ें जब तक मेरे पास आएगी नहीं तब तक मैं वो चीज़ें आपको प्रोवाइड नहीं करवा पाऊंगा। अब मैं जो पॉपुलेशन जो ज्योग्राफी है उसके ऊपर कुछ वीडियोस मैं आप लोगों को शेयर करूंगा। आज का जो टॉपिक है, जो थ्योरीज हैं पॉपुलेशन के ऊपर जो दी गई है, बहुत कॉमन टॉपिक है। ना केवल पॉपुलेशन ज्योग्राफी के अंदर आता है, ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो वहाँ भी आएगा। और जब प्लानिंग की हम बात करते हैं, आप जब ज्योग्राफी को पढ़ते हैं तो कोई भी पेपर जो हमारे किसी भी क्लास में स्टार्ट होता है तो एक बात हमेशा की जाती है कि ये जो विषय है वो अंतर विषयी है, इंटरडिसिप्लिनरी है। तो इंटरडिसिप्लिनरी अन्य सब्जेक्ट जो हैं या अन्य जो विषय हैं उनके संबंध को स्थापित तो करता है, साथ ही ज्योग्राफी के अंदर भी जो डिफरेंट जो ब्रांचेज हैं वो एक दूसरे से किस तरह से कोरिलेट हैं। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ जाती है तो जो भी जब रिटन एग्जाम की हम बात करते हैं तो आपको वो जो कोरिलेट करने वाली जो चीज़ें हैं, वो किसी भी तरह का जो सवाल होता है उसको हल करने में बड़ी सहायक होती है। जैसे मैंने कहा कि जो पॉपुलेशन की जो थ्योरीज हैं, तो किस तरह से हम पॉपुलेशन को कंट्रोल करके, या जब हम कहते हैं कि पॉपुलेशन रिसोर्स रेशियो की हम बात करते हैं, तो ऑप्टिमम पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, या जो 1970 के अंदर के अंदर जो क्लब ऑफ रोम के द्वारा जो लिमिट ऑफ ग्रोथ की बात की गई, तो ये सब चीजें कहीं न कहीं पॉपुलेशन और रिसोर्स के बीच के अंदर जो रेशियो है या एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेज के कारण किस तरह की समस्याएं जन्म ले रही हैं, या इस भूगोल के डेवलपमेंट में, या ये कहें कि चाहे वो सामाजिक विज्ञान हो, वहां पूंजीवाद की बात करते हैं, मार्क्सवाद की बात करते हैं, तो वो सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। भले ही अलग अलग विद्वानों ने अपनी जो थ्योरीज हैं तात्कालिक परिस्थितियों, उनके पूर्व के अनुभवों के आधार पर दी जाती हैं, लेकिन किसी भी व्यवस्था में या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर इस तरह का आमूलचूल परिवर्तन नहीं होता है कि वो बेसिक जो प्रॉब्लम्स है उनको हम 100% रिमूव कर देते हैं। यानी कहीं न कहीं किसी भी स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो डेवलपमेंट के लेवल्स के अंदर अंतर आता है, वहां पर ये जो थ्योरीज जो होती हैं हेल्पफुल होती हैं। और एक तुलनात्मक अध्ययन की हम बात करते हैं, कंपैरेटिव स्टडी की जब हम बात करते हैं, तो नियोजन के अंदर सबसे महत्वपूर्ण आधार ही एक तरह से तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर जो
डेवलपमेंट में आगे जो क्षेत्र हैं उनके अनुभवों का फायदा जो पिछड़े क्षेत्रों के विकास के अंदर देने के संदर्भ में किया जाता है। अब जो थ्योरीज की बात करते हैं, प्लेटो के समय से ही पॉपुलेशन के संदर्भ में विचार दिए गए, लेकिन एक सैद्धांतिक रूप की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला जो विद्वान जिन्होंने एक तरह से पॉपुलेशन के ऊपर जो थ्योरी दी और जिसको वैश्विक रूप से स्वीकार भी किया गया, उनकी जो अवधारणा थी, जो उनकी संकल्पना थी, ये अलग विषय होता है कि उसकी जो आलोचनाएं होती हैं वो बाद में की जाती है। समय और परिस्थितियों के हिसाब से जो थ्योरीज हैं उसमें परिवर्तन भी किया जाता है। अध्ययन का जो अनुभविक जो क्षेत्र होता है उसमें अंतर हो सकता है, वहाँ की सामाजिक स्थितियों में अंतर हो सकता है, वहाँ की प्राकृतिक स्थितियों में अंतर हो सकता है, लेकिन एक बेस जो होता है इन थ्योरीज के माध्यम से हमें मिलता है। और ये जो थ्योरीज जो भी पॉपुलेशन के संदर्भ में दी गई आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी नियोजन के दृष्टिकोण से इनका अध्ययन किया जाता है। तो ये जो नियोजन को पॉपुलेशन से जोड़ना, रिसोर्सेज को पॉपुलेशन से जोड़ना, स्वयं अपने आप में जो पॉपुलेशन है जिसको हम ह्यूमन रिसोर्सेज की बात करते हैं उसके डेवलपमेंट से जोड़ना, जो डिस्पैरिटीज हमें देखने को मिलती है उनको हम पॉपुलेशन के आधार पे जोड़ना, विभिन्न जनसंख्याओं के अंदर जो कार्य समूह या कार्य व्यवस्था के आधार पे जो अंतर देखने को मिलता है उसका अध्ययन करना, ये सब चीजें इस पॉपुलेशन की थ्योरीज के आधार पर उसका विश्लेषण करना संभव हो पाता है। जब सिद्धांत की बात करते हैं पॉपुलेशन के संदर्भ में अलग अलग विद्वानों ने अपने विचार दिए, तो दो वर्गों में बांटकर उसका, एक तो प्रकृति आधारित जो पॉपुलेशन के जो सिद्धांत दिए गए, माल्थस था, थॉमस सैंडलर, थॉमस डबडले और हर्बर्ट स्पेंसर, ये प्रकृति आधारित जो इनके प्रिंसिपल्स थे पॉपुलेशन के ऊपर दिए गए। जो सोशल जो रूल्स होते हैं या सामाजिक जो नियम होते हैं उसके आधार पर जो जनसंख्या के संदर्भ में विचार दिए गए, सामाजिक संरचना के आधार पर, उसमें हेनरी जॉर्ज, हर्सन ड्यूमोट, डेविड रिकार्डो, कार्ल मार्क्स का नाम सबसे प्रमुख है। यहाँ आपको जब वस्तुनिष्ठ जो सवाल आते हैं विभिन्न ज्योग्राफी से जुड़ी हुई स्पेसिफिकली, वहाँ आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि जो पॉपुलेशन के नेचर बेस्ड जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसके अंदर कौन से विद्वान थे, या सामाजिक नियमों पे आधारित जिन्होंने पॉपुलेशन प्रिंसिपल्स दिए, सिद्धांत दिए, उसके अंदर कौन से विद्वान थे। तो ये वस्तुनिष्ठ के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ ये जो दो वर्ग हमने किए, प्रकृति आधारित और सामाजिक आधारित, तो विभिन्न विद्वानों की चर्चा हम आगे भी करेंगे। तो जिन सिद्धांत दिए गए प्रकृति आधारित, उसमें माल्थस ने खाद्य आपूर्ति और जनसंख्या वृद्धि सिद्धांत दिया, या खाद्य आपूर्ति को माल्थस ने रिसोर्सेज से जोड़ के देखा था, कृषि जो उत्पाद है उसके ऊपर उन्होंने बात करी थी। सैंडलर का जैविकीय सिद्धांत है, ये सिद्धांत जो था माल्थस को क्रिटिसाइज करते हुए दिया गया था। डबडले का आहार जो सिद्धांत है, स्पेंसर का प्रजननता सिद्धांत है, सामाजिक प्रिंसिपल्स की अगर हम बात करें, जॉर्ज का सामाजिक सिद्धांत, ड्यूमोट का सामाजिक सिद्धांत, रिकार्डो का सिद्धांत और मार्क्स का जो साम्यवादी जो सिद्धांत है उसकी हम इन सामाजिक आधार के सिद्धांतों के अंदर चर्चा करेंगे। माल्थस की बात करें तो माल्थस का जो काल क्रम था, अगर जन्म से लेके बात करें तो 1786 में इनका जन्म हुआ और 1834 के अंदर इनकी मृत्यु हुई। एक इतिहासकार थे, अर्थशास्त्र के अंदर विशेषज्ञ थे ये, और इनका जो दृष्टिकोण था वो मानववादी था। मानव के विकास के लिए, मानव के रचनात्मक या संरचनात्मक डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से इनके विचार थे। किस तरह से हम मानव विकास को बढ़ा सकते हैं, और इन्होंने जो भी अपने विचार दिए, जो प्रिंसिपल्स दिए, वो अनुभविक अध्ययन यानी एम्पेरिकल स्टडी, जब व्यक्ति स्वयं जाके क्षेत्र के अंदर अध्ययन करता है
तो इनका आनुभविक जो दृष्टिकोण था, वो आनुभविक दृष्टिकोण, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स थे तो वहाँ का जो सराउंडिंग्स के अंदर जो जनसंख्या के अंदर जो चेंजेस हो रहे थे उनसे प्रभावित था। यूरोप के इनके जो एक्सपीरियंसेस थे उनके द्वारा उससे प्रभावित था। और सबसे पहले माल्थस ने जो आर्थिक परिवर्तन व जनसंख्या वृद्धि या पॉपुलेशन किस तरह से इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस करता है, मानवीय गतिविधियों को इन्फ्लुएंस करता है, उनको कोरिलेट करने का इन्होंने काम किया, समझाने का प्रयास किया। इनकी जो अपने विचार जो दिए इन्होंने, माल्थस ने, इन्होंने दो अलग अलग समय के अंदर दो पेपर इन्होंने प्रस्तुत किए। सबसे पहला जो पेपर था इनका 7 जून 1798 के अंदर, जिसका टाइटल था ऐसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन एज इट्स अफेक्ट द फ्यूचर इंप्रूवमेंट ऑफ सोसाइटी। जब इन्होंने ये पेपर दिया तो इन्होंने कहीं पर भी इस पेपर के अंदर अपना नाम या रेफरेंस मेंशन नहीं किया, लेकिन इनके इस पेपर को व्यापक रूप से स्वीकार्यता मिली। दुनिया का ध्यान पॉपुलेशन के जो प्रिंसिपल्स है उसकी तरफ इन्होंने आकर्षित किया। एक क्यूरियोसिटी पैदा करी कि कौन विद्वान है जिन्होंने ये पेपर प्रस्तुत किया है। फिर 1803 में इसका जो दूसरा जो संस्करण था, तब इन्होंने अपना रेफरेंस भी दिया, स्वयं का नाम भी क्लियर किया, जिसका टाइटल था एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन और ए व्यू इन इट्स पास्ट एंड प्रेजेंट अफेक्ट ऑफ ह्यूमन हैप्पीनेस। पॉपुलेशन का मनुष्य के जीवन, उसके व्यवहार, उसकी खुशियों, सोसाइटी के इम्प्रूवमेंट, एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच की अगर हम बात करें, भविष्यकालीन एक नियोजन की हम बात करें, तो उस दृष्टिकोण से माल्थस के जो पेपर थे, जो निबंध थे, वो बहुत महत्वपूर्ण रहे। और आयरलैंड के संदर्भ में इनका जो अध्ययन था, वहाँ तात्कालिक जो पॉपुलेशन और रिसोर्स के संदर्भ में जो अध्ययन था, वो इसके अनुभविक जो माल्थस का अध्ययन था उसका आधार भी रहे। माल्थस ने अपने प्रिंसिपल को जब प्रस्तुत किया तो कुछ अजम्पशंस थे, इसकी मान्यताएं थी। उन्होंने कहा कि मनुष्य के जीवन के लिए खाद्य पदार्थ आवश्यक होते हैं, ये आज भी स्वीकार्य है। और विपरीत जो लिंग जो होते हैं, विपरीत लिंग वाले लोगों में एक आकर्षण का, काम भाव का भाव होता है, जिसको उन्होंने पॉपुलेशन की ग्रोथ से जोड़कर समझाने का प्रयास किया। आगे हम बात करेंगे। उन्होंने एक बात और कही कि जनसंख्या की जो वृद्धि है वो भूमि के जीवन निर्वाह, यानी उसका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, स्पेसिफिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात की, उसकी क्षमता से, उसकी जो कैपेसिटी है उससे अधिक होता है। यानी पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है वो प्रोडक्शन की जो ग्रोथ होती है उससे हमेशा अधिक होती है, ऐसा माल्थस का मानना था। अलग इश्यू है कि हम आगे बात करेंगे कि क्या ये बात सही थी। इन्होंने अपने प्रिंसिपल जो प्रस्तुत किए उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। और इन अजम्पशंस के आधार पर माल्थस ने ये कहा कि जो पॉपुलेशन जो होती है वो अनियंत्रित रूप से बढ़ती है, जो ज्योमेट्रिक ढंग से उसके अंदर एक तरह से मल्टीप्लिकेशन के अंदर उसकी वृद्धि होती है। 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64। लेकिन जो जीवन निर्वाह क्षमता थी या प्रोडक्शन की जब हम बात करते हैं, वो अर्थमेटिक रेट से बढ़ती है, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 गणितीय दर से बढ़ती है। और उन्होंने कहा कि अगर इसी दर से जनसंख्या की वृद्धि होती रहे निर्बाध रूप से, अगर उसमें किसी तरह की कोई बाधा ना हो, तो जनसंख्या प्रति वर्ष, प्रति 25 ईयर्स के अंदर, प्रत्येक 25 वर्ष में डबल हो जाएगी। और अगर इसी रेशियो से जनसंख्या बढ़ती रहेगी तो 200 वर्षों में वह 256 टाइम्स जो है वो बढ़ जाएगी। जबकि इसके कंपैरिजन के अंदर जो जीवन निर्वाह की क्षमता की बात करता है, उत्पादन की बात करता है,
तो उसमें जो वृद्धि होती है वो 9 गुना वृद्धि होती है। तो हम देख सकते हैं कि 256 टाइम्स और 9 टाइम्स के अंदर इतना बड़ा वेरिएशन हो जाएगा कि रिसोर्सेज के ऊपर पॉपुलेशन का जो भार है, जो वेट है, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि वो उसकी क्षमताओं की पूर्ति, जनसंख्या की जो आवश्यकताएं हैं, खाद्यान्न आपूर्ति है, वो करने में सक्षम नहीं होगी। यहां आगे माल्थस ये भी कहता है कि दो चीजें क्लियर करता है कि शाश्वत होती है और लेकिन पारस्परिक रूप से विरोधाभास भी है। एक तो भोजन की जो आवश्यकता है वो हमेशा रहेगी, और एक काम की भावना की इन्होंने बात की, सेक्सुअल अट्रैक्शन की इन्होंने बात की। अब यहां जब माल्थस अपने प्रिंसिपल को बताता है किस तरह से एक सैचुरेशन की स्थिति आती है, किस तरह से जनसंख्या संसाधन की जो स्थितियां हैं उसको क्रॉस कर जाती है, तो वो इन ग्राफ के माध्यम से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता है। अब ये जो ग्राफ है, ये जो चार्ट है, उसमें माल्थस ने ये बताया कि शुरू के अंदर नो डाउट जो जीवन निर्वाह की बात करते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी या क्षमताओं की बात करते हैं, तो वो पॉपुलेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है। यहाँ हमने एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम को दिखाया है, वाई एक्सिस पे हमने पॉपुलेशन को शो किया है। ये जो लीनियर या स्ट्रेट ये जो लाइन है, इसको हमने फूड सप्लाई से दिखाया, जबकि ये जो कर्व फॉर्म में जा रही है इसको पॉपुलेशन से। जब फूड सप्लाई और पॉपुलेशन एक दूसरे से ये जो ग्राफ के अंदर मिल जाता है, उस स्थिति को जो एक तरह से कैटास्ट्रोफ की स्थिति पैदा होती है, और यहाँ पॉपुलेशन जो है वो फूड सप्लाई के कंपैरिजन के अंदर ज़्यादा हो जाती है, यानी जनसंख्या का जो भार है वो निर्वाह क्षमता की तुलना में ज़्यादा हो जाता है। अब ये अलग है कि यहाँ किस तरह से वापस पॉपुलेशन डाउन होती है, इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। उसके लिए जो नेचुरल जो कॉजेज हैं जिनकी माल्थस बात करता है, या ये कहें माल्थस ये कहता है कि जनसंख्या की अति वृद्धि को प्रकृति के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। एक तरह से ईश्वरवादी दृष्टिकोण यहाँ जो है माल्थस का हमें देखने को मिलता है। प्रकृति को इन्होंने ईश्वर से जोड़कर हम देख सकते हैं, और उन रिसोर्सेज के भार को कम करने के लिए पॉपुलेशन को प्रकृति के द्वारा प्राकृतिक रूप से जो है नियंत्रण के प्रयास किए जाते हैं। वो सूखे के रूप में हो सकता है, जो डिजीज के रूप में यानी महामारी जो हमें देखने को मिलती है उसके रूप में हो सकता है, या ओवर पॉपुलेटेड होने से, रिसोर्सेज के ऊपर अत्यधिक बोझ बढ़ने से जो क्राइसिस है, वार है, रिसोर्सेज के लिए जो लड़ाई है, वो उस तरह की जो स्थितियां हैं वो पैदा हो जाती हैं, तब जनसंख्या जो है कम होने लग जाती है, ऐसा माल्थस का मानना है। इसमें भी हमने यही बताया कि ये क्वांटिटी को और ये टाइम को शो कर रहा है, पॉपुलेशन को दिखा रहा है। यहाँ जो माल्थेशियन कैटास्ट्रोफ की बात यहाँ की, जहाँ पॉपुलेशन और जो रिसोर्सेज हैं वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, और उसके बाद पॉपुलेशन इंक्रीज कर जाती है। इस पॉइंट के बाद, जिसको एक तरह से क्राइसिस पॉइंट भी कह सकते हैं, और यहाँ रिसोर्सेज जो होते हैं वो इनसफिशिएंट हो जाते हैं कंपैरेटिवली जो पॉपुलेशन है उसकी रिक्वायरमेंट है उसकी तुलना में। तो जब बिलो द क्राइसिस की बात करता है, जब पॉपुलेशन कम होती है, रिसोर्सेज या ज़्यादा होते हैं, तब वो रिसोर्सेज हैं जो पॉपुलेशन की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में सक्षम होते हैं। और जब ये स्थितियां विपरीत होती हैं, जिसको कैटास्ट्रोफ की बात हम कर रहे हैं, जहां उस पॉइंट के बाद रिसोर्सेज कम और पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाती है, उसको समझाने की बात इन्होंने यहाँ पर की माल्थस के द्वारा। यहाँ उन्हीं चीज़ों को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। यहाँ जनसंख्या वृद्धि की हमने बात की, ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ रही है, या जीवन निर्वाह या संसाधन के उत्पादन की बात करता है। इस संसाधन शब्द का उपयोग माल्थस कहीं पे भी नहीं लेता। जीवन निर्वाह या कृषि उत्पाद, स्पेसिफिकली कृषि उत्पाद की बात करता है, उसमें जो वृद्धि होती है वो गणितीय है या अर्थमेटिक रूप से होती है। और यहाँ जनसंख्या और संसाधन में असंतुलन की स्थितियाँ, जब इन्होंने कहा कि 25 वर्ष में जनसंख्या दुगनी हो जाती है या उसी रफ्तार से
की बात करें तो जनसंख्या 200 वर्षों में 256 गुना और रिसोर्सेज जो है उनमें वृद्धि 9 गुना होती है, तो एक इम्बैलेंस की स्थिति पैदा हो जाएगी। अब इस इम्बैलेंस को या ओवर पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या चीजें हो सकती है वो भी हम माल्थस ने एक्सप्लेन किया। दो तरह की संभावनाएं इन्होंने व्यक्त की या दो तरह के तरीके हो सकते हैं जो जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। एक होता है नैसर्गिक प्रतिबंध, जिसको एक तरह से प्राकृतिक जनसंख्या नियंत्रण के रूप में इन्होंने बात की। अब उसमें अकाल की स्थितियां हो सकती हैं, उसमें भुखमरी की स्थिति हो सकती है, उसमें महामारियों की स्थितियां हो सकती हैं, उसमें युद्ध की, जब रिसोर्सेज कम होगी, रिसोर्सेज के लिए लड़ाइयां शुरू हो जाएंगी तो युद्ध की स्थितियां, तो इनको नेचुरल कंट्रोलिंग फैक्टर्स के अंदर जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है उसके अंदर शामिल करता है। एक निवारक प्रतिबंध की बात करता है जो मनुष्य के द्वारा स्वयं के प्रयासों के द्वारा संभव है। संयमित जीवन की बात करता है, विवाह न करने के उससे लेके बात करता है, विवाह में देरी करने की बात करता है। और यहां जो इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि माल्थस ये मान के चलता है कि जो निवारक प्रतिबंध जो होते हैं वो नैसर्गिक प्रतिबंध के कंपैरिजन में ज्यादा ठीक होते हैं। माल्थस का यह मानना है कि अगर प्रकृति के द्वारा जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो प्रयास किए जाएंगे उसके जो प्रभाव हैं वो भयंकर होंगे, उससे मानव सभ्यता के अस्तित्व के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हमको पॉपुलेशन को नियंत्रित करने के लिए निवारक प्रतिबंध को ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनाया जाना चाहिए कि हमको उस पॉपुलेशन को उस स्तर तक नहीं जाने देना चाहिए जिससे कि नैसर्गिक प्रतिबंध की स्थितियां हो जिसके अंदर जो मानव जीवन के ऊपर ज़्यादा नकारात्मक व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो माल्थस निवारक प्रतिबंध को नैसर्गिक प्रतिबंध के कंपैरिजन में ज़्यादा बेहतर मानता है। अब यहां प्रकृति और रिसोर्सेज के संदर्भ में जो माल्थस बात कहता है वो ये कहता है कि प्रकृति के द्वारा एक निश्चित जन समूह के लिए ही संसाधन की अवेलेबिलिटी है। अगर उससे ज्यादा अगर कोई होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो उनको खाद्यान्न की आपूर्ति, जीवन निर्वाह की आपूर्ति नहीं होगी और वो उनका जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाएगा। और वो लिखते भी है साथ, द टेबल ऑफ नेचर इज लेड फॉर लिमिटेड नंबर्स ऑफ गेस्ट्स, यानी जो प्रकृति के द्वारा जो रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं वो एक निश्चित जनसंख्या के लिए करवाए जा रहे हैं और उससे ज्यादा अगर जनसंख्या होती है, दोज हु कम अनइनवाइटेड मस्ट स्ट्रेव, यानी जो अगर अनइनवाइटेड हैं उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है तो निश्चित रूप से उनका जो अंत है वो होगा। अब जब नैतिक अवरोध की हम बात करते हैं, जिसकी बात हम थोड़ी आगे भी करेंगे, जो मॉरल रेस्ट्रेंट्स की बात करता है कि विवाह में न करना, विवाह में देरी करना या वैवाहिक जीवन को संयमित व्यतीत करना, इनको नैतिक अवरोध के अंदर या नैतिक जो प्रयास किए जाते हैं उसके अंतर्गत जो माल्थस है उनको शामिल किया। अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए जैसे हमने बात की, दो तरह के उपाय हो सकते हैं। एक कृत्रिम उपाय जैसे विवाह को स्थगित करना, एक प्राकृतिक नियंत्रण की बात इन्होंने करा तो उसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। या तीन जो चीजें हैं जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में माल्थस ने जो बात की, एक तो प्राकृतिक है जिसकी नैसर्गिक जो प्रतिबंध है उसकी हमने बात की, और दूसरी जो मनुष्य के प्रयासों के द्वारा संभव है उसकी हम यहाँ प्रतिबंधक अवरोध की अगर हम बात करें, तीन चीजों की बात यहाँ पे वो करता है। कुरीतियों की बात करता है, आत्म संयम की बात करता है, प्राकृतिक अवरोध की बात करता है, जिसको हम नैसर्गिक प्रतिबंध की बात करें उसको हम शामिल करते हैं, जिसको माल्थस ज़्यादा उचित या जनसंख्या की अगर अति वृद्धि होती है तो इस तरह की स्थितियाँ होंगी तो वो उसका जो ज़्यादा घातक प्रभाव पड़ेगा, ये माल्थस का मानना था। कुरीतियों की जब हम बात करते हैं, यहाँ कुछ सामाजिक
जो व्यवस्थाओं के अंदर जो अनुभविक अध्ययन माल्थस के द्वारा किए गए उनको यहां शामिल किया गया। यानी जो एक काम वासना होती है उसको अगर आप संयमित करते हैं या नियंत्रित करते हैं तो उसकी बहुत सारी जो नकारात्मक या सामाजिक कुरीतियां हैं उनके रूप में हमें देखने को मिलता है। उसका परिणाम वैश्यावृत्ति के रूप में भी देखने को मिल सकता है, अप्राकृतिक समागम के रूप में या गर्भ समापन के रूप में हमें देखने को मिलता है। तो इस तरह की स्थितियां हमें देखने को मिलेगी। आत्मसंयम जिसको मॉरल रेस्ट्रेंट कहते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि विवाह ना करना, विवाह में देरी करना या वैवाहिक जीवन को संयमित व्यतीत करना, उसके द्वारा जो जनसंख्या है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। अब तीसरा जो दुर्दशा या प्राकृतिक अवरोध की बात करते हैं तो वो अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि हो गई थी, महामारी, अकाल, सूखा, युद्ध, इस तरह की जो स्थितियां हैं उनको यहाँ पर प्राकृतिक अवरोध के अंदर या जनसंख्या नियंत्रण के रूप में माल्थस के द्वारा रखा गया। आलोचनाओं की बात करें हम, पहली बात ये कि पॉपुलेशन यानी बच्चे या पॉपुलेशन की जो बात होती है वो एक सामाजिक आवश्यकता होती है। ये मनुष्य तय करता है कि उसको अपनी सामाजिक स्थितियों को बना के रखने के लिए उनको बच्चों की आवश्यकताएं होती हैं। ये उसका स्वयं का निर्णय होता है। प्रकृति के द्वारा एक असंख्य जो जनसंख्या वृद्धि की बात, जो मतलब अनियंत्रित जनसंख्या की वृद्धि की बात करता है, उसको यहाँ पे नकारा जाता है। यानी काम वासना एक सेपरेट चीज है और बच्चों की चाह जो होती है वो एक सेपरेट चीज है। यहाँ माल्थस के द्वारा उस चीज को एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई। उसी को ये समझाता है कि ये जो काम वासना होती है एक बायोलॉजिकल नीड है, जबकि संतान या बच्चों की जो चाह होती है वो एक सामाजिक या सोशल नीड के रूप में बात करता है। इसके जो अजम्पशंस थे, जनसंख्या का ज्योमेट्रिक रूप से बढ़ना, पॉपुलेशन का अर्थमेटिक रूप से, तो इसको हम व्यवहारिक रूप में उस रूप में नहीं देख सकते जिस तरह की बात माल्थस ने कि 25 वर्ष में डबल हो जाती है। तो व्यवहारिकता में ये संभव नहीं है। और समय के साथ जो तकनीकी परिवर्तन हुए हैं, सामाजिक चेतनाएं हुई हैं, नवाचारों का प्रसार हुआ है, वो न केवल जनसंख्या को नियंत्रित करने के अंदर सक्षम हो पाए हैं, साथ ही जो एक कृषि उत्पादन को बढ़ाने को एक निश्चित एक जो क्षमता थी जिसकी बात माल्थस ने की, उसके अंदर चाहे वो हरित क्रांति के द्वारा को, चाहे आने वाले समय के अंदर उन क्षेत्रों के अंदर जहाँ पे क्लाइमेटिक जो कंडीशंस फेवरेबल नहीं थी, वहाँ भी मनुष्य के द्वारा उत्पादन की प्रक्रियाओं को बढ़ाया गया है। माल्थस ने यहाँ कृषि उत्पाद के ऊपर ध्यान दिया। जो मैराइन जो रिसोर्सेज हैं, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति, खाद्य की आपूर्ति करते हैं, उनके ऊपर यहाँ इन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। और तकनीक में सुधार के द्वारा न केवल प्रोडक्शन बल्कि प्रोडक्टिविटी के अंदर भी व्यापक हमें परिवर्तन देखने को मिले हैं। इस आधार पर यहाँ हम इसकी आलोचना माल्थस की करते हैं। और इन प्रिंसिपल्स को सब जगह पे लागू करना संभव नहीं है। सब हर देश की अपना एक सोशल स्ट्रक्चर अलग होता है, अब उनकी वैल्यूज अलग होती हैं, वहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी में अंतर हमें देखने को मिलता है। ये सब चीजें जीवन निर्वाह और पॉपुलेशन दोनों के संदर्भ में अलग अलग हमें जो दृष्टिकोण है वो हमें देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ा जो रोल था, या ये कहें कि माल्थस को हम इस आधार पे भले क्रिटिसाइज कर दें, लेकिन पहला विद्वान था जिसने तार्किक रूप से एक तरह से रिसोर्सेज और पॉपुलेशन को एक एनालिटिकल रूप से प्रस्तुत किया। इसमें कोई डाउट नहीं है कि ओवर पॉपुलेशन जहां पर होगी, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जो रिसोर्सेज हैं वो असीमित नहीं है। और कृत्रिम रूप से अगर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात करें तो कुछ समय के लिए वो प्रोडक्शन बढ़ जाता है, लेकिन दीर्घकालिक रूप से उस भूमि की उत्पादन की जो क्षमताएं हैं वो क्षीण होने लग जाती है। तब हमें इस तरह की जो भुखमरी की जो स्थितियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। यहां माल्थस के द्वारा एक तरह से जो एक डिस्पैरिटीज की बात की गई, जहां
पॉपुलेशन इंक्रीज ज़्यादा होगी, वहाँ पर गरीबी की स्थितियाँ हमें देखने को मिलेगी। एक सोशल डिस्पैरिटीज जो है, कुछ उच्च वर्ग या निम्न वर्ग जो आय के संदर्भ में बात इन्होंने की। तो ये नियोजन के दृष्टिकोण से माल्थस के दिए गए जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं। आज भी जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, अंडर डेवलप्ड जो कंट्रीज हैं, वहाँ जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है उसके कारण वहाँ का जो डेवलपमेंट जो है वो इन्फ्लुएंस हुआ है, उनकी जो आर्थिक स्थितियां हैं वो बदतर रही हैं। तो उस दृष्टिकोण से उस तात्कालिक समय में दिए गए विचार आज भी हमें अधिक प्रासंगिक लगते हैं। इसलिए नियोजन के दृष्टिकोण से, पॉपुलेशन को रिसोर्स में कन्वर्ट करने के दृष्टिकोण से, जीवन निर्वाह क्षमता या जो संसाधन है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का बेहतर प्रबंधन के दृष्टिकोण से माल्थस के द्वारा दिए गए विचार आज भी प्रासंगिक हैं। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं कमेंट जरूर कीजिए, लोगों से शेयर कीजिए, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ पाएँ। और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय के अंदर अगर बेहतर संख्या बच्चों की होती है तो हम एक तरह से गूगल मीट पे या और भी कोई प्लेटफॉर्म है उसके माध्यम से हम लाइव क्लासेज भी ले पाएँ। आपकी जो क्वेरीज होती हैं वो ज़रूर रखिए, बच्चे रखते हैं, जैसे अर्बन और पॉपुलेशन के ऊपर वीडियो शेयर कीजिए, या अलग अलग एक ऑनर्स के स्टूडेंट ने कहा कि 6th सेमेस्टर, मुझे नहीं पता 6th सेमेस्टर में कौन सा पेपर चलता है, वो रेफरेंस ज़रूर दें। थोड़ा सा जब आप क्वेश्चंस, आपकी जो नीड है उसके साथ अपनी जो एकेडमिक जहाँ आप पढ़ रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन दें, तो मेरे लिए थोड़ा बेनिफिट होता है कि हो सकता है कि मैं आपके सिलेबस को गूगल से सर्च कर लूँ आपकी यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग। और आपकी जो डिमांड्स हैं नो डाउट आप डालिए, जैसे जैसे मेरे को समय मिलेगा मैं आपको निश्चित रूप से उन विषयों और टॉपिक्स के ऊपर आपको वीडियो शेयर जरूर करूँगा। एक चीज़ और, अगर आप में से सिविल सर्विसेज की तैयारी कुछ लोग कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में कैसे नंबर लाए जाएं, उसमें भी मैं आप लोगों की मदद करूंगा। मेरा एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है सिविल सर्विसेज का, और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा लेकिन मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। मैंने 6 टाइम्स IAS के इंटरव्यूज़ दिए हैं। सिलेक्शन होना नहीं होना अलग बात है, लेकिन अगर मेरे पास जो कुछ है और वो आपके लिए बेनिफिशियल है तो मैं आपको निश्चित रूप से आपको जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। धन्यवाद।